बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज के अहम इशूज़ पर डिस्कशन करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे चीफ़ जस्टिस साहब का अज़ खुद नोटिस सुओ मोटो एक्शन लिया चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, और उन्होंने अरशद शरीफ के मामले पर, क्योंकि ज़ाहिर है हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत सी ख़तूत मौसूल थे मुख्तलिफ़ शख्सियात की तरफ से और आवाम की तरफ से भी लगातार यही ख़तूत मौसूल हो रहे थे चीफ़ जस्टिस साहब को और सुप्रीम कोर्ट को कि इस केस पे आपको ख़ुद से एक्शन लेना चाहिए। इन दी एंड उन्होंने एक्शन लिया और इसकी तमाम तारीफ़ तमाम हलकों ने की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बात की तारीफ़ की कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये अमल था ये काबिल तारीफ़ था और उनको इसी तरह से इस मामले को देखना चाहिए। सहाफ़ियों को काफ़ी सपोर्ट मिली और काफ़ी कुछ कहा गया। इस पर उमर अता बंदयाल साहब ने ये भी कहा कि कत्ल का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ। ज़ाहिर है एक नामवर सहाफ़ी, द नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब, और उनके कत्ल का मुकदमा आज तक जो नहीं दर्ज हो सका, जो सिचुएशन हमारे सामने है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आ सकी। काफ़ी इस्तफसार किया। आज 5 रुकनी लार्जर बेंच बना इसके ऊपर और तमाम डिटेल के साथ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने यह भी कहा कि सेक्रेटरी खारजा असद मजीद साहब के बारे में थोड़ी सी उन्होंने बात की कि काफ़ी मकबूल शख्सियत हैं और उन्हें मीडिया पर क्या क्या नहीं कहा जा रहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ज़ाहिर है कि अभी तक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो आनी थी सामने नहीं आ सकी, और इस सब पे बात करने के लिए उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला साहब कहाँ पर हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़ीर दाखिला साहब के पास पहले फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आएगी और उनके पास जाएगी और फिर वो आपके पास अदालत पहुंचाई जाएगी। तो इस पर चीफ़ जस्टिस साहब ने थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल बात की और ये कहा कि क्या वज़ीर दाखिला साहब उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, जो रिपोर्ट पहले उनके पास जाएगी और फिर अदालत में मौसूल होगी। सो ये तमाम गुफ्तगू की गई और इस सब पे आज हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं सरदार आज़म साहब, साबिक वफाकी और सूबाई मिनिस्टर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन थैंक यू जी। सर, जो मैटर्स अभी चल रहे हैं हमारे सामने, ज़ाहिर है अरशद शरीफ साहब का एक मैटर था जो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रही थी हर हल्के के अंदर, और एक बड़ा हाईलाइटेड इवेंट और ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि हमारे एक सहाफ़ी भाई हैं जिनको शहीद कर दिया गया, बड़ी बेदर्दी के साथ उन्हें शहीद किया गया। कीनिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तो कहा यह गया कि उन्हें शायद किसी गलत शनाख्त की वजह से सर में गोली मारी गई, लेकिन जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उनके जिस्म पर काफ़ी तशद्दुद के निशानात जगह जगह मौजूद थे, काफ़ी ब्रूटली तशद्दुद उन पर किया गया, और जो कुछ सामने हुआ इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो गैर तसल्ली बख्श करार दे दी गई, और ये कहा गया कि ज़ाहिर है जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो भी अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं लेकर आ रही, और इस पर काफ़ी नाराज़ हुए चीफ़ जस्टिस साहब, और उन्होंने ये भी कहा कि इसको एज सून एज़ पॉसिबल किया जाए, आज ही इसकी FIR दर्ज हो। और इस सारे मामले को सर, हमारे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिक्स, जो इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम का हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ा ख़ास रोल है, हमारा मुल्क इस पे चल रहा है, इस पे सर हम बात करेंगे। ज़ाहिर आप माशाल्लाह काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं सरदार साहब, तो सर क्या आपको लगता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ सिचुएशन अभी हो रही है इस पर इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम और इंटरनेशनल जो हमारे पे प्रेशर्स आते हैं, कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, सर ज़ाहिर है दैट मैटर्स अ लॉट इन आवर कंट्री, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ ही हर सिचुएशन को ही देखा जाए, कोई तयनाती हो, कुछ भी हो यहाँ पर, तो ऐसे लगता है जैसे इंटरनेशनली कोई चीज़ें हमारे साथ प्ले की जा रही हैं। सर आपकी क्या राय है इस बारे में? सर देखें बिलाल, 3 किस्म के गवर्नेंस सिस्टम्स होते हैं दुनिया में, याद रखिए। ठीक है। जो पहला गवर्नेंस सिस्टम होता है, जो टियर आप उसको कह सकते हैं, वो आपका घर होता है जिसमें बाप अपने पूरे खानदान को चला रहा होता है। ओके, द टियर 1, द फर्स्ट टियर। द सेकंड टियर इज द नेशनल गवर्नमेंट। जैसे जो भी खमीनी साहब आए तो उन्होंने ईरान को कैसे चेंज किया, हमारे यहाँ भुट्टो साहब आए उन्होंने कैसे चेंज किया, ज़िया-उल हक साहब आए उन्होंने पूरे मुल्क को चेंज कर दिया। सो वो सेकंड टियर जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। एक थर्ड टियर होता है जो इनविजिबल होता है, जो लोगों को नहीं पता, वो बताना जरूरी है। वो होता है इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम। जैसे पहले ब्रिटिश एम्पायर थी, उसके बाद फिर अमेरिकन एम्पायर आ गई, और अमेरिकन एम्पायर बिलीव करती है एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पे, जिसको आप कैपिटलिज्म कहते हैं, रोज बात करते हैं जी, सरमायादाराना निज़ाम, जिसके पीछे पूरी लड़ाइयाँ होती रही, रशिया के साथ लड़ाई हुई कम्युनिज्म की और आपकी कैपिटलिज्म की। बल्कि सरदार साहब मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कल ही शहबाज शरीफ साहब ने जो अपना उनकी तकरीब थी वहाँ पर उन्होंने बाकायदा इस बात का बार बार जो है वो इजहार किया कि 30 साल से इस मुल्क को माफियाज और कार्टल्स कंट्रोल कर रहे हैं, और इस मुल्क को जिस तरह भी वो मैनेज कर रहे हैं वो सब चीज़ें
शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में पास होते हुए उनके भाई 3 बार वज़ीर आज़म रहे, अब की उनकी इत्तेहादी जमात भी हुकूमत में थी, फिर भी उन्होंने ये सवाल न जाने किससे किया कि 30 साल से कार्टल्स और माफियाज इस मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं सर। ये अब इसका वजह क्या है? अब आपका प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहा है कि जी इसको माफियाज कंट्रोल कर रहे हैं और उसके माफियाज का कंट्रोल है। ये माफियाज का कंट्रोल सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं है, ये समझने की बात है। ठीक है। ये माफियाज का कंट्रोल पूरी दुनिया में है। ये पहला ये जो सिस्टम अब 300 साल से चल रहा है जिसको आप कैपिटलिज्म कहते हैं, ये बेसिकली किसी मुल्कों ने कॉन्कर नहीं किए थे सिस्टम्स, ये ईस्ट इंडिया कंपनीज ने किए थे, ट्रेडर्स ने किए थे ये। तो वो जो ट्रेडर्स हैं उनका पूरी दुनिया पे उनका एक गलबा है और उस गलबे में उन्होंने पूरी दुनिया को एज ए माफिया के तरीके से चला रहे हैं और उसके जो असरात हैं वो बहुत डीपली पाकिस्तान में हैं। और उसके जो असरात होते हैं वो आपकी जो फर्स्ट ईयर है जिसमें एक खानदान चल रहा होता है उसके ऊपर बहुत बड़े असरात होते हैं। ठीक है। सो हमें वो देखना चाहिए कि वो क्या जो गवर्नेंस इंटरनेशनल सिस्टम है उसके तहत पाकिस्तान कहाँ फिट इन होता है। ठीक है। अब जो इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम है, मुझे पता है हमारे जैसे चंद लोगों को कि उसमें 3 मुल्क हैं जो दुनिया के सबसे अहम तरीन मुल्क हैं। ठीक है। एक उसमें इजराइल है जिसको बैतुल मुकद्दस कहते हैं जी। दूसरा उसमें मक्का है। ठीक है। और तीसरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। अब आप देखिएगा कि जब से दुनिया हमने आंखें खोली हैं तो अफगानिस्तान को हमने डिस्टर्ब भी देखा है और उसकी तरीके से हमने बलूचिस्तान को भी डिस्टर्ब में देखा है। ऐसे ही है। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो कोई ना कोई इजराइल की वजह से ही पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है। ऐसे ही है। तो उसमें ये जो है जो कैपिटलिज्म है इसको समझने की जरूरत है। ये बिलीव करता है सिस्टम कि हमने सिर्फ 2% लोगों के लिए काम करना है और वो जो 2% है वो माफियाज होंगे, वो माफियाज बन जाते हैं। और जो डेमोक्रेसी है वो नारा लगा रही है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सो हाउ कैन डेमोक्रेसी फिट इनटू कैपिटलिज्म? ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है पूरी दुनिया में जो बताया गया जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी में उन्होंने जो सियासतदान है, सियासतदान को एज ए सैंड बैग रखा हुआ है कि उसको आगे लेके आएंगे, उसी को गालियां पड़ेंगी, वही याशी भी करेगा, वही सिस्टम को यूज भी करेगा। अब हुआ क्या है फॉर द लास्ट अबाउट 200 ईयर्स के वो जो माफियाज थे वही सियासत में आ गए। वो जो 2% है ना जी, वो 2% के पास पैसा है, वो पैसा लेके वो उसी में सिस्टम में आ जाते हैं। मुझे ये बताइए कि कभी हुकूमतों का जो बादशाह है, जब वजीर आजम है, वो कारोबार कर सकता है? जब उसकी कंपनीज में कारोबार होगा तो मुझे आप बताइए कि क्या कोई आदमी उनके अलावा किसी और कंपनी में जाएगा? नहीं। He will be the most beneficiary। तो वो जो केक है जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं, एग्जेक्टिव कहते हैं, वो उसको केक को खाने के लिए जो है वो खुद ट्रेडर बन जाते हैं उसी के सरबरा। और इसकी मिसालें आप पूरी दुनिया में देखें, सिर्फ पाकिस्तान को ना देखें। क्या अबू धाबी दुबई में जो बादशाह सलामत है वो सबसे अमीर आदमी नहीं है? ऐसे ही है। वो कैसे अमीर आदमी? शेख मोहम्मद जो है वो 68% जीडीपी दुबई की एक बंदे के पास है। सऊदी अरेबिया एक वर्स्ट एग्जांपल है कैपिटलिज्म की कि 800 शहजादे जो हैं वो 97% ऑफ जीडीपी उनके पास है। और 3% बादशाहत है ना, वो तो क्लेम करते हैं, डेमोक्रेसी तो क्लेम करते ही नहीं है वो। मैं कह रहा हूं कि वो एक बादशाह तो डेमोक्रेसी में क्या होती है, जो पावर होती है वो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के पास होती है। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ही उसकी जो डेमोक्रेसी जितनी भी पार्टीज हैं वो बनाती है। क्या अमेरिका में कभी पॉलिसी चेंज हुई? जो पार्टीज आई, 2 मुख्तलिफ पार्टीज आती हैं, पॉलिसीज वही रहती हैं। बिल्कुल। सो उस पॉलिसीज को जो बनाते हैं वो पीछे उनकी एस्टेब्लिशमेंट है। और ये भी आज आपको बताते चलें कि ये पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट है वो सिर्फ फौज और सिविल ब्यूरोक्रेसी नहीं होती। ठीक है। उसमें बिजनेसमैन भी होता है, उसमें सियासतदान भी होता है, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। यानी वो तमाम माफियाज और कार्टल्स जिनका जिक्र शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, दे आर पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जी, दिस इज पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये समझना चाहिए। वो एस्टेब्लिशमेंट अकेली तो नहीं करेगी हर चीज, उसने जो आगे अब पाकिस्तान जो है बीइंग वेरी वेरी वाइटल स्टेट इन द वर्ल्ड, उसमें उनकी कंसंट्रेशन बहुत है। अब उस कंसंट्रेशन में एक चीज उन्होंने डिसाइड कर ली है कि पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज रखना है। ठीक है। जब ये स्टेबल हो जाएगा तो ये हमारा काम नहीं करेंगे। अब उसको डीस्टेबलाइज रखने के लिए वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अब इंस्टीट्यूशंस जब इस्तेमाल होते हैं तो वो फिर ओवरऑल उनका जो इंपैक्ट है वो जनरल पब्लिक पर आ जाता है। ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट सिनेरियो आप देख रहे हैं ये भी एक उसी की एक लड़ी है जिसमें उन्होंने कहा कि जी एक पॉपुलर लीडर अगर बना है तो ये पॉपुलर लीडर सूट नहीं करता किसी मुल्क में। ठीक है। किसी भी मुल्क में जब कोई पॉपुलर अवाम का लीडर बन जाता है वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को और सिविल ब्यूरोक्रेसी को वो सूट नहीं करेगा। ठीक है। वो सूट इस वजह से नहीं करेगा कि वो जो एजेंडाज हैं वो लुक आफ्टर करने होते हैं
हैं 2% के लिए, जिसको आप कैपिटलिज्म कहते हैं। ठीक है। वो जो इलेक्ट होके पॉपुलर लीडर आता है, वो इस नारे से आता है कि जी मैंने तो अब अवाम को एम्पावर करना है। ठीक है। सो वो एम्पावर नहीं हो सकती। तो इसकी जो जिंदा मिसाल आपके सामने है तरक्की की, वो चाइना है। चाइना ने ये सिस्टम को खत्म करने के साथ एक टेक्नोक्रेसी का सिस्टम लेके आ गए, और उन्होंने तरक्की वो जो इन्होंने 200 साल में की थी, उन्होंने तरक्की वो 30 साल में कर ली। सो क्या हुआ कि वो सिस्टम ऑफ जो गवर्नेंस है दुनिया का, और जो पाकिस्तान में राइज है, वो सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, और डेमोक्रेसी को वो किसी भी तरीके से वो डेमोक्रेसी नहीं चला सकता। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि यहां क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जो असर रसूख होता है वो हमारी लोकल एस्टेब्लिशमेंट पे होगा। ठीक है। उसमें लोकल एस्टेब्लिशमेंट में सियासतदान भी होंगे। अब आप देखिएगा इन फ्यूचर जो है वो सियासतदान भी इमरान खान को छोड़ के जाएंगे। उसकी वजह अभी अब देखिएगा, ये इमरान खान की जो बात हो रही है, जिसमें आप अभी ये जिक्र कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब का, अब इसके अगर हम आ जाते हैं तो अभी हमें ये देखना है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा अरशद शरीफ के केस में, कि हम ये देखेंगे कि जुडिशियल कमीशन जो बना है उसका वो रिजल्ट क्या वो पॉजिटिव आया। ठीक है। बहुत सारे कमीशंस बने, बहुत सारी चीजें पास्ट हिस्ट्री के अंदर तो बहुत से कमीशंस बने जिनका कोई रिजल्ट नहीं आया। जी हाँ, अब ये भी देखना पड़ेगा। भुट्टो के कत्ल का मामला हो, बाकी तमाम बहुत सारे, तो नथिंग हैज बीन फाउंड अप। और वो क्या वजह है, वही मैं बिलाल आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी जो थी अरशद शरीफ वाली को, ये कोई कॉन्स्पिरेसी सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हुई थी। बिल्कुल। पाकिस्तान से ये बाहर कॉन्स्पिरेसी हुई। और बाहर उनको कैसे फैसिलिटेट किया गया, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, वहां जो एम्बेसडर यूके की लगी हुई है, वो यहाँ काउंटर टेररिज्म की इंचार्ज थी पाकिस्तान में। सो वो इंटरनेशनल उसमें ब्लैक वाटर्स के जिक्र आ रहा है। सो ये कैसे ब्लैक वाटर्स पाकिस्तान में हमारे बंदों को जो है वो कत्ल कर सकता है या शहीद कर सकता है, कैसे वो एम्बेसीज इस्तेमाल हो सकती हैं जो हमारे जो सुपरस्टार्स हैं। क्या अरशद शरीफ सुपरस्टार नहीं था? सिर्फ सुपरस्टार जो है वो क्रिकेटर्स ही होते हैं। वो बहुत बड़ा सुपरस्टार था। इस वजह से ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस के पास पावर क्या है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हाउस के पास एज ए सैंड बैग पावर है। पावर लाई करती है उसकी कोर एस्टेब्लिशमेंट में, और कोर एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी एंड बिजनेस ब्यूरोक्रेसी। आई वुड से जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होता है। क्योंकि आप याद रखिए, एक और चीज आपको बताते चलें कि आप बिजनेस ऑन स्मॉलर स्केल तो कर सकते हैं, जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको हर हालत में स्टेट का हिस्सा बनना पड़ता है। अदरवाइज आप स्टेट के बगैर, पैट्रोनेज के बाद आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते। एंड दैट इज विद एवरीबडी। फॉर एग्जांपल अगर आप मिडिल ईस्ट की बात लें तो क्या बादशाह सलामत के बगैर बन सकेंगे? सवाल ही पैदा नहीं। और क्या अगर आप तो सर इस कदर रिस्ट्रिक्शन है दैट यू कैन नॉट नेम हिम, आप तो नाम नहीं ले सकते बादशाह सलामत का। अमेरिका में देख लीजिए, क्या एस्टेब्लिशमेंट के बगैर आप समझते हैं कि इतनी बड़ी कंपनीज एस्टेब्लिश हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। सो इनके पीछे लोग कुछ और होते हैं, वो कंपनीज के आगे जो रखे हुए लोग कुछ और। आप समझते हैं कि क्या माइक्रोसॉफ्ट वो बिल गेट्स की कंपनी है? उसके पीछे मुझे पता है कौन कौन लोग हैं, उसके पीछे पूरी एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। वो एस्टेब्लिशमेंट के बिल गेट्स एक छोटा सा आदमी है जिसको आगे करके उन्होंने बनाया हुआ है कि जी आपने इस मुल्क को, इस कंपनी को चलाना। सो ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को बहुत कम लोग जानते हैं। वो देखना पड़ेगा कि वो डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान को इसी तरह चलाना है, क्या पाकिस्तान में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के जो एजेंडाज हैं वो क्या लोकल एस्टेब्लिशमेंट इतनी बुरी तरीके से उनको फुलफिल करेगी कि अवाम का कोई आप मुझे ये बताएं कि अवाम को आज तक कभी किसी ने पूछा? किसी ने पूछा? अब मुझे आप गवर्नमेंट जो आया उसने यही कहा कि मैं पूछने आया हूं अवाम को, और पूछा। अब मुझे बताएं कि प्रैक्टिकली देखिए ये मुल्क में देयर इज जीरो गवर्नेंस। ठीक है जी, राइट नाउ देयर इज जीरो गवर्नेंस। और लेकिन फिर मुल्क चल रहा है। आज रोड्स पे भी ट्रैफिक चल रही है जैसे भी चल रही है, आपके कोर्ट्स भी हैं जैसे भी हैं चल रहे हैं। तो ये कुदरत का एक निज़ाम है। मैं एक पेपर पढ़ा था वाशिंगटन में, मैं हैरान हो गया। उनका जी हमारे सोच में है ही नहीं पाकिस्तान कैसे चलता है। आज आप मुझे बजट बना के दे दें एवरेज आदमी का पाकिस्तान में, और उसके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो जिसको कहते हैं कि उसने खाने पीने वाला जो मेन एक्सपेंडिचर है, वो 97% नहीं है, वो 102% है। वो वहां खर्च करने के है। आई मीन लाइक हर महीने एक शख्स यहाँ पे वो लोन
लेता है। वो हर महीने अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पे बिजली का बिल नेवर नो कितना आएगा, गैस के बिल, यूटिलिटी बिल्स की बात करें, अपनी ग्रोसरी की बात करें, तो जब भी वो दुकान पर जाते हैं लेने, हम लोग खुद जब जाते हैं ये सब बाय करने के लिए, व्हेनेवर वी गो टू द शॉप, हमें ये पता चलता है कि चीजें महंगी हो गई हैं। कभी सुनने में ये नहीं आया कि चीजें सस्ती हुई हो। आपकी बाइंग पावर जो है वो हमेशा कम से कम कर दी जाती है। और अच्छा एक और आपको बता दें, चलें ये जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम है, ये इकोनॉमिक सिस्टम कोई भी ठीक नहीं कर सकता। आप फरिश्ता भी साहब बाहर से तशरीफ लाए, कोई आ जाए, मैं आपको लिख के देता हूं कि ये करके मुझे दिखा दें, आप भी यहाँ होंगे मैं भी यहाँ हूँ। नहीं ये सर, इसका सॉल्यूशन क्या है? कैन वी कम आउट ऑफ दिस सिस्टम कि अभी आप इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते। उसकी वजह यह है कि देखें आपका इकोनॉमिक सिस्टम की बात, आप अपना ग्राफ देखें कि आप में इकोनॉमिक एक्टिविटी कब रही। सबसे ज्यादा आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कब शुरू हुई? जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अयूब खान को इकोनॉमिक एड देनी शुरू की। ठीक है, वो दैट वाज द बेस्ट पीरियड एज फार एज द जनरल पब्लिक वाज कंसर्न्ड। ऑब्वियसली एड हैज सम रीजन ना, कोई बेनिफिट होना चाहिए तो आपको एड देंगे, वरना तो एड कोई नहीं देगा। कैपिटलिज्म है ना, याद रखें ये जो सरमायादाराना निज़ाम ये बिलीव करता है सिर्फ और सिर्फ रूथलेस गवर्नेंस सिस्टम पे। इसमें कोई मॉरल्स नहीं है, इसमें कोई एथिक्स नहीं है, इसमें कोई फ्री लंच नहीं है। जो आपको दिया जाएगा उसके एवज आपसे कुछ ना कुछ लिया जाएगा। ये वर्स्ट सिस्टम है इंसानियत के लिए। ये याद रखिए, इससे पहले क्या सिस्टम नहीं चल रहा था? क्या इंसान 300 साल पहले नहीं रह रहे थे? वो एक अलग सिस्टम था जिसको ट्रेडर्स ने, यहूदियों ने आके, ये 25 फैमिलीज हैं दुनिया में जिन्होंने पूरी दुनिया को यरगमाल बनाया हुआ है। उसके असरात पाकिस्तान पे बीइंग अ मुस्लिम कंट्री वन, एक तो वो मुसलमानों को उन्होंने कहा कि जी नौकर रखना है क्योंकि इन्होंने हमारे पे हुक्मरानी की थी पहले। एक तो वो प्रायोरिटी नंबर वन। दूसरी प्रायोरिटी कि आप इतनी जगह, इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कि आपके बगैर दुनिया नहीं चलती। आपका सिर्फ और सिर्फ, मैं आज आपको एक सोल्यूशन बता देता हूं, किसी तरीके से आप अपनी मार्केट जो है वैसे लेके आप रशिया और रशियन रिपब्लिक्स के पास खोल दीजिए, और वो कभी नहीं खोलने देंगे। ये जो सिल्क रूट है ये दुनिया की जान है, याद रखिएगा। ये पूरी दुनिया की लड़ाई जो है इस रूट में। आपको पता है कि रशिया में एक बनाना की कीमत क्या है? इट इज $16। यस इट इज। वन पीस नॉट अ डजन। सो आप पूरी दुनिया का बताऊं, सरदार साहब ये बता रहे हैं कि 1 डजन यानी 1 दर्जन नहीं, एक केले की कीमत जो है वो $16 है रशिया के अंदर। उसके प्राइसेस फॉर द पोटैटोज, आम आलू की बात करें जो हमें यहाँ किलो में थोड़े से पैसों में इतने सारे मिल जाते हैं, वहां पे दे आर वेरी एक्सपेंसिव। देखें उसकी वजह मैं आपको बताऊं, सिंपल सी वजह ये है, लोगों को नहीं पता कि जितने बेसिक रॉ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। एक बेसिक होते हैं, एक नॉन बेसिक्स। जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं वो सारा रशिया और इस बेल्ट में मौजूद है, जिसमें लिथियम, जिसमें स्टील, जिसमें ऑयल, जिसमें एवरीथिंग। अब वो जब एक मार्केट पूरी दुनिया की मार्केट में सप्लाई होना शुरू हो जाएगा और ओपेक को कोई पूछेगा नहीं, और जो मोनोपोली है 4 कंपनीज की पूरी दुनिया में वो खत्म हो जाएगी, तो आपका पाकिस्तान जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। पाकिस्तान के लिए कभी भी वो अफगानिस्तान को स्टेबल नहीं होने देंगे। अब क्या हो गया है? उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज हो रहा था अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान रूट खोल रहा था, पाकिस्तान सोच रहा था कि जनाब हम अपना एक्सपोर्ट शुरू करें। फौरन ही गवर्नमेंट चेंज हो गई, फौरन ही जनाब उन्होंने कहा अफगानिस्तान में आपके एम्बेसडर पे परसों जो है वो हमले भी शुरू हो गए, जिसके लिए आप सारी दुनिया में आपने जितनी कुर्बानी है अफगानिस्तान में, आपकी फॉरेन पॉलिसी का जो मेजर शिफ्ट है दैट वाज टू अफगानिस्तान, वो सारा शिफ्ट आपका फिर जीरो हो जाता है। आपके का क्या सवात में हो रहा है? सवात में शुरू हो गया जी, बिल्कुल। और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? मसद आपसे एक प्रोविंस जो है वो स्टेबलाइज नहीं होता। याद रखिए, बलोचिस्तान इज नॉट अ प्रोविंस, बलोचिस्तान इज अ कंट्री फॉर पाकिस्तान। बलोचिस्तान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल स्टेट फॉर पाकिस्तान। सर, इट इज द लार्जेस्ट प्रोविंस एक्चुअली, और सबसे पसमानदा सूबा भी है हमारा। देखें बिलाल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लार्जेस्ट। सर, आई हैव बीन टू दैट, आई मीन लाइक मैंने बलोचिस्तान का ऑलमोस्ट हर पार्ट विजिट किया हुआ है। आई हैव बीन टू ऑल द बॉर्डर्स इन एवरीवेयर इन बलोचिस्तान, एंड मतलब व्हेनेवर आई वेंट देयर दैट वाज अ लाइफ थ्रेट। हर बंदा वहां पर जा नहीं सकता। मैंने आई हैव ट्रेवल टू तफ्तान बॉर्डर, चमन बॉर्डर, मशकिल बॉर्डर, ऑल द साइड्स, लेकिन बिलीव मी उस सूबे में इस कदर हमारे लिए अल्लाह ताला ने
बाकायदा ख़जाने रखे हुए हैं और इतना कुछ है वहाँ पर मौजूद हमारे लिए, लेकिन हम उसको अपने मुल्क के अंदर मौजूद होते हुए उन चीज़ों को रिवील नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट दैम, हम उनसे अपने आप को बेनिफिट नहीं ले सकते। ये मिजरेबल सिचुएशन है। और यही जो सरदार साहब ने अभी हमें बताया कि इंटरनेशनली हमें कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब ने ये कहा कि अगर इस हुकूमत को हम मज़ीद वक्त देंगे तो पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी और पाकिस्तान की मईशत मज़ीद ख़राबी की तरफ जाती रहेगी, जो ज़ाहिर है हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर जब ये हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया, बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, इन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च किए थे, इन्होंने बहुत सी बातें की थी और ये कहा था कि 150 का पेट्रोल तो यहाँ पर इस मुल्क में कोई आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये कहा कि हम आएंगे तो इससे बेहतर करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन ये सब कहने की बातें ही थी। यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात की जाती है, सब कुछ। आज अताउल्लाह तारड़ साहब की बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ा सा जिक्र मैं उसका ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि सरदार साहब, यू आर अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एज यू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर प्रेशर एंड रोल। तो यहाँ पे अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज जो बातें की आवाम को, मुझे तो एक समझ ये नहीं आती कि अताउल्लाह तारड़ साहब कहीं से पॉलिटिकली चोजन अप नहीं है, वो बस अच्छी गुफ्तगू करते हैं, एक बड़ी खूबसूरत एक्टिंग करते हैं, शायद इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं। और जो कुछ वो कहते हैं, आज जो उन्होंने बातें की हैं बड़ी शर्मनाक थी कि देखें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बारे में ये कहना कि हाउ डेयर यू, कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने वहाँ पे उस महफिल में खड़े होकर शहबाज शरीफ को इसी तरह से स्ट्रेटली कुछ कह दिया और कुछ बात करने की कोशिश की। तो ये सरदार साहब, मतलब कल का वाक़या मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि वो जगह जो थी वहाँ का वज़ीर आज़म एक्चुअली सरदार तनवीर इलियास थे, जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे। वहाँ पर एक बाकायदा 4th and 5th जो यूनिट था उसकी वहाँ पे मंगला डैम के यूनिट की जो है रिफ्रेशमेंट का एक इनाग्रेशन सेरेमनी थी। दैट वाज अ बिग प्लान, एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, कोई 483 बिलियन डॉलर्स का वो प्रोजेक्ट था। उस पर इन्वाइट ही नहीं किया गया वहाँ के वज़ीर आज़म को, ठीक है। और इस सब के बाद जब वो वज़ीर आज़म खुद से वहाँ पहुँच गया और उसने आकर एहतजाज किया, और उसका बनता था, इट वॉज इज़ राइट, कि आपने मुझे इन्वाइट भी नहीं किया, आपने बताया भी नहीं इस मंगला डैम के सारे मंसूबे के ऊपर। तो उसके रिबटल के अंदर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अताउल्लाह तारड़ साहब ने और बाकी रहनुमाओं ने साथ, और बड़ा कुछ किया, बड़ी तनकीद की और ऐसी ऐसी बातें की जो मेरा ख्याल है कि इन्हें करनी नहीं चाहिए थी। सरदार तनवीर इलियास साहब ने शायद इतना कुछ गलत ना कहा होगा जो आज अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहकर सारा कुछ ही, मतलब इनका, चूँकि देखें व्हेनेवर यू आर इन द सिटिंग गवर्नमेंट, आपको हमेशा अपना दिल बड़ा करना होता है और सबको साथ लेकर चलना होता है। शहबाज शरीफ साहब कल ही अपनी उस पूरी नशिस्त के अंदर ये फरमा रहे थे कि हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। आज जो इन्होंने किया, जो अब वो सेंटोरस मॉल जो कि सरदार तनवीर इलियास साहब का है, जो उसके साथ कर रहे हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं, सर कौन सी डेमोक्रेसी और क्या रह गई है हमारे मुल्क के अंदर सर सियासत? देखें, वही बिलाल बात इतनी सी आ जाती है कि शुरू से ही पाकिस्तान में क्या कोई इदारा बन सका? क्या ये पाकिस्तान उन चंद ममालिक में नहीं है जिसको इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने कितना इस्तेमाल किया? बिल्कुल, ये पाकिस्तान कोई 5वीं दफ़ा पाकिस्तान बन रहा है। जो अयूब खान के ज़माने में जब आपने सेंटो नेटो पे आपने दस्तखत किए थे, उसके बाद क्या पाकिस्तान से हुआ? आप पाकिस्तान में 48-47 के बाद आपकी लड़ाई शुरू हो गई है, जो कि आज आपका ईस्ट पाकिस्तान था, वो क्या हुआ? सो ये जो खित्ता, ये एक बफर जोन जो क्रिएट की गई थी, इसको उन्होंने अपने मुफादात के लिए किया था। और मुफादात वेस्ट के सिर्फ इतने से थे कि किसी तरीके से जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म है वो रशिया का पूरी दुनिया पे ना फैल सके। बिकॉज जो याद रखिएगा, जो लड़ाई होती है पूरी दुनिया में वो सिस्टम की होती है, ठीक है। और ये सिस्टम की जो लड़ाई है, ये मजहब भी है। मजहब जो है वो आपको सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देते हैं ना, मजहब और तो कुछ नहीं देता आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है और आपको बताता है कि भाई आपने इस तरह जिंदगी गुजारनी है। सो वो जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है दुनिया में, उसकी लड़ाई है। वो यहूदी ये कहता है कि वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वो है जो मैं दुनिया में चलाऊंगा, ठीक है। इसी वजह से उसने क्रिश्चियनिटी को खत्म कर दिया, ऐसे ही है, क्रिश्चियनिटी की तो वैल्यूज ही खत्म कर दी। अब उसके लिए जो तीसरी प्रॉब्लम थी वो मुसलमान था, जो मुसलमान कहता था कि नहीं जी, हमें हमारे पास सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है और हमने इतनी देर रूल किया है, वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हम चलाएंगे, ठीक है। वो जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो डायरेक्टली क्लैश करता है आपकी कैपिटलिज्म के साथ, ठीक है। जो आज का सिस्टम है, इसको समझने की जरूरत है। ये जो इकोनॉमिक आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ठीक है। ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम। मुझे ये बताइए कि आप अपने नोट खुद छापते हैं, जो आपने कहा कि जी फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपया छापा पाकिस्तान में, ठीक है। किसने छापा जी? स्टेट बैंक ने छापा, एग्जैक्टली, ठीक है ना जी। पैसा क्या होता है? पैसा इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, याद रखिए। आप कोई चीज देते हैं, कोई चीज ले लेते हैं उससे, उसमें प्रोडक्ट भी हो सकता है, उसमें रुपया भी हो सकता है। अब ये जो कागज वाला पैसा, ये ब्रेटन वुड ने उस जमाने
में शुरू किया था, जबकि होना ही नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। अब आप सऊदी अरेबिया जितना आपके पास सोना और चांदी हो, हाँ जी, दीन भी ये कहता है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया से आप तेल ले रहे हैं जो आपका सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है, ठीक है। अब आप सऊदी अरेबिया से जब तेल रहे हैं तो क्या सऊदी अरेबिया के पास गंदम है? उसके पास गंदम नहीं है। क्या उसके पास चावल है? आपके पास उसके पास चावल नहीं है। क्या उसके पास और सारी चीजें हैं खाने के लिए? उसके पास नहीं है। उसके पास फूड सिक्योरिटी, तो क्या पाकिस्तान उसको नहीं दे सकता? उसे कहे भी हम आपको ये देते हैं, आप हमें वो दे दीजिए। हर मुल्क के पास हर चीज तो नहीं ना होती। सर हम यहाँ से इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। सरदार आज़म बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के हालात पे, और सरदार साहब ने कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप सबको पता होने चाहिए हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं, यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, किस तरह से इंटरनेशनली हमें कंट्रोल किया जाता है, और ये तमाम वाक़यात जो हमारे मुल्क के अंदर हो रहे हैं इनका असल कसूरवार कौन है, और हमारे पास व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू इट। हम इन चीज़ों से क्या बाहर निकल सकते हैं, या हमें इन्हीं के अंदर इन्वॉल्व रहकर ही इसी तरह से जो है अपना वक्त गुजारना पड़ेगा। हमारी मईशत किस तरह से ठीक होगी, क्योंकि आम आदमी जो आज परेशान है अपनी इकॉनमी की वजह से, यहाँ पे हर शख्स महंगाई की वजह से परेशान है। हर शख्स की यही ख्वाहिश है, किसी भी तरह कोई भी शख्स आए यहाँ पे, डजंट मैटर, इमरान खान पीएम हो, शहबाज शरीफ पीएम हो, जरदारी साहब आ जाएँ, हुएवर कम्स, लेकिन द पर्सन हु गिव्स द रिलीफ, जो आवाम को रिलीफ देगा, जो आवाम के लिए इकॉनमी को बेहतर करेगा, मुल्क की मईशत को ठीक करेगा, महंगाई को कम करेगा, आवाम को वही शख्स अच्छा लगेगा। क्योंकि इमरान खान का ग्राफ बहुत ज़्यादा गिर रहा था, और उनके 4.25 साल के टेन्योर में जो चीज़ें उन्होंने फेस की, इन दी एंड जब वो उन्हें उतारा गया तो उनका ग्राफ इट वाज गोइंग टुवर्ड्स डाउन साइड। और जब ये नई हुकूमत आई, एक नए दावों के साथ आई, शायद अगर इन्होंने इतने दावे ना किए होते, इस तरह के मार्च ना किए होते, तो इनकी पोजीशन फिर भी कंपैरेटिवली कुछ बेहतर होती। लेकिन अगर किसी शख्स को आप यानी अवाम को आप ये बताकर आते हैं कि मैं आपके लिए क्या करने के लिए आ रहा हूँ और आपके लिए मैं क्या क्या बेहतरी लेकर आ सकता हूँ, आप कोई प्लान देते हैं अवाम को, और प्लान देने के बाद जब व्हेन यू डोंट डिलीवर, आप जब इक़्तिदार में आते हैं, चीज़ें आप डिलीवर नहीं कर पाते, वो चाहे आपका अपनी उसकी रीजंस कुछ भी हों, जब आप इक़्तिदार लेते हैं तो सोच समझ कर लेते हैं, बगैर सोचे समझे किसी को कुछ नहीं मिलता इस मुल्क के अंदर। सोच समझ कर जब चीज़ें ली जाती हैं तो फिर उसके बाद सारा खमियाजा ख़ुद को ही भुगतना पड़ता है। यही हो रहा है नून लीग के साथ। लेकिन इस सब की रीज़न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो हम बात कर रहे थे सरदार साहब के साथ, जाहिर है बहुत से ऐसे ममालिक हैं, यहाँ पर एक ज्यूश लॉबी जिसको कहते हैं, जो कंट्रोल करती है पूरी दुनिया की इकॉनमी को, दे कंट्रोल एवरीथिंग। आज पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं, किसी भी तरह हम सूद के मामले से बाहर निकल आएँ, अपने बैंकिंग सिस्टम को हम सूद से पाक निज़ाम कर लें, हम कुछ भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ऐसा काम करें कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो, हमारा मुल्क ठीक हो। इस मुल्क के अंदर वी हैव अल्लाह की दी हुई हर नेमत है, हर मौसम है, वी हैव 52 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। किसी मुल्क के अंदर शायद इतने फल नहीं होंगे जितने पाकिस्तान के अंदर फल होते हैं, जितने टेस्टफुल फ्रूट्स हमारे मुल्क के अंदर होते हैं, शायद कम ही किसी मुल्क के अंदर इतना कुछ होगा जो अल्लाह का दिया हुआ है। हर किस्म का मौसम है पाकिस्तान में, हर वक्त आपको ऐसा मौसम मिल सकता है जहाँ कहीं बारिश हो रही हो, कहीं बर्फ़बारी हो रही हो, व्हाटएवर इज़ नीडेड एनी डे ऑफ एनी ईयर, आप जाके वो मौसम अवेलेबल आपके लिए है और आप वो इंजॉय कर सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे मुल्क की इकॉनमी, हम एक ज़राई मुल्क होते हुए हमारी ज़राअत पे कभी भी किसी किस्म का फोकस नहीं किया गया, हमारी एग्रीकल्चर को कभी इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की गई। एक लफ्ज़ एडवांस फार्मिंग जो यूज़ होता है उसका शायद कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारी एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और वो एक यूनिवर्सिटी कितनी रिसर्च करती होगी इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। सरदार साहब, सर बात को वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं कि इंटरनेशनली कंट्रोल तो हमें किया जा रहा है, सर सोल्यूशन, इफ़ यू कम टू द सोल्यूशन, क्या इस मुल्क के अंदर हालात को बेहतर करने के लिए, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं मैं आऊँगा और मैं आकर हालात बेहतर करूँगा, ये हुकूमत बैठी भी रहेगी तो ये मईशत को ठीक नहीं कर सकते ये लोग, जो कहते थे कि इमरान खान की टीम नाअहल है, इमरान खान साहब नाअहल हैं, ये इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। अब इमरान खान साहब इन पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और जाहिर है जो हालात इस टाइम पे क्रिएटेड हैं इसमें क्रिटिसिज्म बनता भी है। सर इमरान खान साहब आकर क्या इस मुल्क की मईशत को कुछ बेहतर कर पाएंगे, या ये सब भी उसी तरह के झूठे दावे और वादे हैं जो पिछली PDM की पूरी जमातों ने किए थे अवाम के साथ? देखें, मैं आपको पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया है
कि जो इंटरनेशनल सिस्टम जो पूरी दुनिया में राइज है, जो कि इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम के आगे दूसरे सिस्टम चलते हैं ना जी, उसी के आगे हेल्थ सिस्टम चलेगा, उसी के आगे रेवेन्यू सिस्टम यस, एवरीथिंग इज एक्चुअली कनेक्टेड टू इकोनॉमिक सिस्टम। यस, जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बिलीव करता है कि गरीब आदमी के इस्तेसाल करके, ठीक है, एक आदमी ने अमीर बनना है, और उसने इतना अमीर बनना है कि वो जितने गरीब लोग हैं या जो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड 100 साल तक उसके साथ कंपेयर नहीं हो सकता। ठीक है, ये बेस है कैपिटलिज्म की कि अमीर आदमी ने अमीर रहना है और गरीब आदमी ने गरीब रहना है। अब उसके लिए कैसे वो रहेगा? अब वो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम जो पूरी दुनिया में राइज है। ये राइज इस किस्म का सिस्टम है कि ये इतना एनार्की पूरी दुनिया में सिस्टम ने फैला दी है कि हर 10 साल बाद ये सिस्टम गिर जाता है। ठीक है, इमरान खान साहब जब तशरीफ लाए थे तो उनका बेसिक नारा तो यही था ना कि मैं एक नया पाकिस्तान बनाऊंगा, एक नया मैं पाकिस्तान जिसमें प्रॉस्पेरिटी होगी, दिखाए कि हम लोग अपने पांवों पर खड़े होंगे, प्रॉस्पेरिटी होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, प्रॉस्पेरिटी मींस एवरीथिंग, जिसमें जुडिशियल सिस्टम ये सब। अब वो क्या आके वो क्या कहते रहे कि जी मुझे सिस्टम नहीं इजाजत दे रहा, मुझे काम करने ही नहीं दिया गया। उन्होंने बकायदा ये कहा कि अब शहबाज शरीफ तशरीफ लेके आ गए। शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं कि मुझे सिस्टम नहीं, माफिया चला रहे, मुझे सिस्टम। और भाई फिर ये तो डिटरमिन कर लो कि वो सिस्टम है क्या। ठीक है, जो नहीं जानते, हमारे जैसे चंद लोग जानते हैं कि वो सिस्टम है क्या। वो कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसको कोई भी वजीर आजम नहीं चला सकता। ठीक है, वो कहता है मैं तो करने आया था, मुझे सिस्टम ने इजाजत नहीं दी। ठीक है, और ये पूरी दुनिया में यही हो रहा है कि वो सिस्टम इस किस्म का है जो कि आपका बनाया हुआ सिस्टम नहीं है। ठीक है, इमरान खान साहब ये कहते थे कि आईएमएफ से हमने हर हालत में छुटकारा हासिल करना exactly. है। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आपको ये भी बताया, वर्ल्ड बैंक एक प्राइवेट बैंक है, कोई वर्ल्ड बैंक नहीं है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का 2 बैंक है, ब्रेटन वुड और उसका। सो इस वजह से ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी उनके हैं। आपने जो कुछ करना है आपके ने डॉलर के थ्रू करना है या पाउंड के थ्रू करना है। ठीक है, अब आपने जो कुछ करना है, जो कुछ कमाना है, उन्हीं को देना है आपने। अब जब पाउंड भी उनका है और डॉलर भी और इंटरनेशनल करेंसी भी जो यूएस डॉलर है, तो यूएस डॉलर के साथ जो मर्जी करें, आपने जाके ट्रेड तो वहीं करनी है। अब जब आपके पास कोई चीज खुदा ताला ने दी, जैसे पाकिस्तान को 8-8.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा मुल्क है ये, लोगों को ये नहीं पता, न्यूयॉर्क स्टेट से भी छोटा। अब उसमें खुदा ताला ने जो बेसिक फूड सिक्योरिटी थी वो दे दी। फूड सिक्योरिटी ये कि जितनी तीनों चारों क्रैश क्रॉप्स हैं वो आपके पास लगती हैं। अब ये बदकिस्मती ये है कि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब किया हो। इकोनॉमिक जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है, कोई इसमें साइंस नहीं है, इट इज 2 थिंग। आपने ट्रेड डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट सीधा रखना है। ट्रेड डेफिसिट क्या है कि जी आपने कितना बाहर लोगों को देना है जो आपने खरीदा हुआ है और कितना आप उनको दे सकते हैं, उसका डिफरेंस है। कि आपने खरीदा क्या है और आपने बेचा क्या है, इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट ये है कि जनाब आपके पास एसेट्स क्या हैं और आपकी लायबिलिटीज क्या हैं। अब एसेट्स में आपके फिक्स एसेट्स भी आ सकते हैं, मूवेबल एसेट्स भी आ सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई ना, लेकिन उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया गया। अब आप मुझे बताएं कि जब ये इन्होंने ये बर्बादी करनी थी तो स्टेट बैंक को इन्होंने कहा कि जी उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना। भाई कैसे गवर्नमेंट का रोल ना हो? आप स्टेट बैंक बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक डजंट बिलोंग टू 2 or 3 individuals who have been deputed by the International Monetary Fund or by the World Bank or by any other international financial institutions. So ये बहुत अहम है सर। इसीलिए हमेशा ये होता है कि आईएमएफ जब भी अपनी शराइत बनवाता है तो वो अपनी मर्जी का बंदा, वो कोशिश हमेशा ही करता है कि यहाँ का वजीर खजाना तो हो ही वो बंदा जो 100% ओबेइंग द आईएमएफ एंड एवरीथिंग लाइक दैट। अब ये हमें इसकी सोल्यूशन एक ही है कि जो हमारी कोर एस्टेब्लिशमेंट है वो कहे कि भाई हमने जो कुछ कर दिया, मैं अपने बच्चों को इस मुल्क के लिए ये नहीं करने दूंगा। ठीक है, अगर ये तहिया कर लें, यकीन कर लें, अगर ये तहिया कर लें, सियासतदान इसको ठीक नहीं कर सकता। सियासतदान ने, क्योंकि पब्लिक के पास जाना होता है, सियासतदान ने पब्लिक से वोट लेना होता है, उसको ओब्लाइज करना होता है। पब्लिक जो है वो सिर्फ एक चीज डिमांड करती है कि मुझे क्या दोगे। ठीक है, देखिए उसने उसकी डिमांड क्या है, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी किससे आएगी? सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कौन सा है? वो एनार्की पैदा करने वाला सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। सो देयर इज नो डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये मैं दोबारा बताना चाहता हूं, डेमोक्रेसी इज अ क्लैश टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। आप रोज सुनते हैं कैपिटलिज्म, सरमायादाराना निजाम का डेमोक्रेसी के साथ क्या ताल्लुक है?
तो इस वजह से इसकी सोल्यूशन यही है कि हम एक तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को अगर मुमकिन हो सके, ये जो यूनिपोलर गवर्नमेंट पूरी दुनिया में सुपर पावर है, ये किसी तरीके से बाईपोलर बन जाए। इसमें एक और प्लेयर भी जो इंशाल्लाह लग रहा है कि चाइना और रशिया जो एक बन रहा है वो आ जाए, सो दैट यू हैव एन ऑप्शन, ब्लॉक बन जाएगा, तो ब्लॉक बन जाए, यू हैव एन ऑप्शन कि जनाब हम इधर देखते हैं। हमारी जो मुसीबत पड़ी हुई है वो तो हमारी इंटरनेशनल मुसीबत है। क्या मौलवी मुझे ये बताएं, ये जो यहाँ के रोज बन जाते हैं, क्या आप एक जुलूस निकलवा सकते हैं? आपके साथ तो आपका नेबर नहीं आएगा, ठीक है, उसको कौन पैट्रोनाइज करता है? मैनेज किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है, वो एक नया फिरका बनाया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है, उसको डिवाइड करने के बाद उनकी अटेंशन लोगों की जो है वो डाइवर्ट कर दी जाती है, उनको नॉन इश्यूज में डाला जाता है। सो ये सारा कुछ एक प्लान के तहत होता है, समझिए, ये एक प्लानिंग के तहत। पाकिस्तान का जो कराची था एक प्लान के साथ उसको तोड़ा गया, खत्म किया गया। पाकिस्तान को एक प्लान के साथ छोटा करते जा रहे हैं, उसको प्लान के साथ डिसऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पहले तो बड़ा अच्छा था, क्या लोग अच्छे नहीं है? यही लोग जब न्यूयॉर्क में जाके काम करते हैं तो सबसे अच्छे हो जाते हैं, यही लोग जब दुबई में जाके काम करते हैं तो क्या डीएनए चेंज हो जाता है इनका? क्या इनका सारा कुछ चेंज हो जाता है? इट इज नॉट लाइक दैट। ये समझने की जरूरत है और ये कान खोलकर ये याद रखिए। मैं आपको ये दोबारा बताता हूं, दिस इज अ जॉब ऑफ द कोर एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट मैंने जैसे आपको बताया, इसमें सिर्फ आर्मी नहीं है, हम तो सिर्फ आर्मी को एस्टैब्लिशमेंट ले रहे हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इनटू इट। सो इसमें हमारी मजहबी कम्युनिटीज हैं, इसमें हमारा बिजनेसमैन शामिल है, इसमें हमारा फ्यूडल शामिल है। लेकिन यहाँ पे तो इकट्ठा ही नहीं होने दिया जाता, यहाँ पे आप ये नहीं होने देंगे। अब ये समझना चाहिए कि आपके साथ आपको यूज कौन कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आपको यूज इतने साल तो हो गए, अब सारी उम्र हो गई, क्या हमने अपनी औलाद के लिए देखे? मैं आपको यहां तक बताऊं कि जो हायर लेवल के लोग हैं, जो कि मैं कहता हूं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसकी औलाद को बाहर भेज दिया जाता है, उसको इनसिक्योर कर दिया जाता है। ओ भाई, कैसे आपको इनसिक्योर कर दिया जाता है? ये समझें, इट इज नॉट टू गेट इन टू बिकम अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इट इज कि जी मैंने आके इस मुल्क में मैं खुदा ताला का जवाब दे क्या हूं, मैंने आगे जाके क्या जवाब देने हैं। ये जो मैं तो कोई नहीं सोचता यहाँ पर। यही तो एक चीज है। सियासतदानों की बात करें तो यहाँ पे ऐसा ऐसा झूठ बोला जाता है रूटीन के अंदर, एंड नोबडी इज अशेम्ड ऑफ इट कि हम क्या बोलते हैं और हमें मैं वही बिलाल आपको बता रहा हूं, और अल्लाह को जवाब दे होने वाली बात तो किसी सियासतदान में नजर नहीं आती। उसकी वजह ये है कि आपने अपनी लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, आपने अपने स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ में आपने मॉरल्स को खत्म कर दिए। ठीक है, आप समझते हैं मॉरल्स के साथ तो मैं तरक्की कर ही नहीं सकता। और भाई आप कैसे नहीं तरक्की कर सकते? क्या आप बिजनेस जो है वो दीवार के साथ कर रहे हैं? क्या बिजनेस जानवरों के साथ? मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे एक बेसिक जो है ये एक नॉर्म बन चुकी है, यानी हम लोग इसको फर्ज समझते हैं कि यहाँ पे यार रिश्वत के बगैर तो काम हो नहीं सकता। और एक्चुअली हमारे यहाँ पे तमाम जो इदारे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ये बात बड़ी कॉमन है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने के इजाफी कुछ ना कुछ चाहते हैं कि उनको चीज़ें दी जाएँ तो वो काम करें। ये रूटीन बन चुकी है डिपार्टमेंट्स के अंदर। लेकिन इसका सोल्यूशन, इसका हल भी अवाम ही के पास है। इफ़ यू स्टैंड अगेंस्ट देम, अगर आप खड़े हों और कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है देन वी कैन कम आउट ऑफ इट। या सरदार साहब, क्या कोई हमें कोई लीडर ऐसा चाहिए जो आके हमें इस तरफ लगाएगा? किस तरह से हाउ वी कैन कम आउट ऑफ इट? होता यही है कि जी कौम के अंदर ही लीडरशिप पैदा हो जाती है। ठीक है, अब उस सर ये लोग भी तो, इमरान खान साहब भी कौम में से ही हैं, नवाज शरीफ साहब कौम में से ही हैं सर। अगर आप ओवरऑल देखा जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, मैं अपने आप की पॉलिटिकल एफिलिएशंस को खत्म कर देता हूं। ठीक है, किसी के साथ भी, नून लीग के साथ या पीटीआई, अगर आप ओवरऑल देखें तो इमरान खान इज अ बेटर ऑप्शन आप इन एनी केस, इस वजह से कि यस ही इज अ सुपरस्टार और जो कुछ है उसका पर्सनल इंटरेस्ट इन फेचिंग आउट मनी फ्रॉम पाकिस्तान और इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन नहीं है ना जी, क्योंकि मॉडल जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब उसका टेक्निकली कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज लगी नजर भी नहीं आ रही कि इमरान खान साहब देखिए, साबिका हुकूमत सब कुछ पावर होते हुए, तमाम इख्तिदार होते हुए भी आज इमरान खान साहब पर इल्जाम लग रहा है तोशा खाना की एक घड़ी का, उस तोहफे का जो तनकीद के लिए एक बात बना ली गई है। हालांकि यहाँ पे स्कैंडल्स बिलियंस के हैं, ट्रिलियंस के हैं। घड़ी का स्कैंडल पाकिस्तान में क्या मैटर करेगा? देखें, बीइंग एट द सीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे तो आपके एक आधे साइन से अरबों रुपए राइट लेफ्ट हो सकते हैं, तो फिर एक घड़ी का स्कैंडल ही निकलना इमरान खान साहब के। छोटी सी मुझे बात बताइए कि क्या गवर्नमेंट में आके कोई आदमी गरीब बना? कभी भी नहीं। अवाम गरीब बन रही है। हाँ,
जो अब गवर्नमेंट होती क्या, CSS क्या चीज़ है, ये जो आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या चीज़ है, ये बेसिकली इंजन है, ये बेसिकली इंजन है उस पूरी मशीनरी को चलाने का। ये वो वेसल है जिसने के अवाम के मसाइल हल करने हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। CSS की क्या, अब वो क्या जो है वो बिजनेसमैन बन गए सारे। वही मैं बात करना चाह रहा हूं कि हमारे मुल्क में CSP ऑफिसर्स, ये सोचा जाता है कि शायद ये आपके बेहतरीन, द मोस्ट इंटेलेक्चुअल और सबसे ज़्यादा पॉलिश्ड आपके बच्चे हैं जो CSP ऑफिसर्स होते हैं इस मुल्क के अंदर। बट वी सी नो डिपार्टमेंट है, किसी आप रेलवे डिपार्टमेंट को देख लें, आप PIA को देखें, आप तमाम इदारों को देखें, किसी ऐसे CSP ऑफिसर ने, किसी शख्स ने भी आके ऐसा कुछ काम नहीं किया खातिर ख्वाह कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया हो एक इदारा। यहाँ पर तो तमाम मंजे हुए लोग भी आते हैं, तो आगे शायद उनको सिस्टम के मुताबिक चीजें हाथ पांव बांधे जाती हैं और फिर उनसे काम करवाया जाता है। सर अच्छा, इसमें मैं तुम्हें बिलाल एक और चीज बहुत अहम है जो आप मेरा ख्याल बतानी जरूर, कि ये पूरी दुनिया में राइज है ये सिस्टम, ऐसे ही। अब उस दुनिया में जब राइज है तो उससे निकलने के लिए अब हमने कौन सा पाथ है, ठीक है, अब उसके लिए जो बेस्ट पाथ है वो आप देखें कि जिन मुल्कों ने वो सिस्टम को रखते हुए, कैपिटलिज्म को रखते हुए अपने आप को कैसे इंप्रूव किया, उसमें मलेशिया एक इंपॉर्टेंट है। मलेशिया ने इस वजह से तरक्की खैर कर ली कि वो स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट अमेरिका के लिए नहीं था, वहां क्योंकि जंगें नहीं लगनी थी, वहां कुछ नहीं होना था, और उनकी पॉपुलेशन भी आधी जो है चाइनीज थे, तो एक बहुत ही डेमोग्राफिकली एक मुख्तलिफ मुल्क था, तो उन्होंने कहा जी तरक्की आप कर जाएं। लेकिन मैं आज आपको बात बताऊं, आज मैं इस्लामाबाद में बैठा था तो सिंगापुर के एक बहुत बड़े आदमी से मेरी मुलाकात हो रही है, ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया कि सिंगापुर में तो वन ऑफ द रिचेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा मतलब 3 जो रिचेस्ट नेशंस हैं उसमें 3rd सिंगापुर आती है। कहते हैं वहां जो है आज तक सबसे जो उदास तरीन लोग हैं वो सिंगापुर में रह रहे हैं। आप अमीर भी हैं और आपके पास हैप्पीनेस भी नहीं, खुश भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकली अमीरत दी जा रही है ये अमीरत नहीं है, ठीक है, ये समझने की जरूरत है सारे लीडर्स को। इससे आपकी सारी खुशियां जो है वो खत्म हो गई हैं। सो वो पाकिस्तान एक ऐसी चीज है जिसको आप बचा के आप इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे बैठे हैं, आपके बगैर दुनिया नहीं चलती। मैं ये दोबारा नरेट करना चाहता हूँ इसके प्रोग्राम में बिलाल साहब के कि यकीन करें आपके बगैर दुनिया नहीं चलती। ये अगर आप रूट किसी तरीके से दे देते हैं और आपकी ट्रेड शुरू हो जाती है, आप सुपर पावर बन जाएंगे, ठीक है, और वो नहीं बनने देंगे आपके लिए। हमेशा आपकी जितनी गवर्नमेंट्स चेंज हुई है, जहां आपकी गवर्नमेंट्स लाई गई हैं वो अफगानिस्तान इशू पे लाई गई हैं। सर हमारे यहाँ पे तो गैस का बहरान ही आज तक खत्म नहीं हो रहा। अब क्या हमारे मुल्क में गैस मौजूद होते हुए कभी हमने कोशिश नहीं की डिस्कवर करने की। डिस्कवर क्या होने नहीं दे रहे आपको, क्योंकि जो करने वाले हैं वो तो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास यू हैव द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ सॉल्ट इन द वर्ल्ड। ये सॉल्ट जो है पूरी दुनिया जो है, आप हैरान होंगे कि पिंक सॉल्ट इज वेरी एक्सपेंसिव अब्रॉड। हाँ जी, उसकी वजह ये हमारे मुल्क में इतना सस्ता है, बिलीव करें नाज़रीन कि यहाँ पे तो हमें चंद रुपए में किलो मिलता है, बाहर ग्राम डॉलर्स के हिसाब से मिलता है। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया जो है ना जी सी सॉल्ट इस्तेमाल करती है। वो सी सॉल्ट जो है वो बेसिकली मछलियों के लिए, के लिए, वो इंसानों के लिए तो बना नहीं। उसी वजह से बीमारियां सारी पूरी दुनिया में फैल गई। ये जो इंसानों के लिए बना है ये सिर्फ 2-4 मुल्कों में है। आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व पड़ा हुआ है, आपने कभी उसको यूटिलाइज नहीं किया। आपके पास चारों क्रैश का बासमती राइस दुनिया में सबसे अच्छा, फ्रूट्स आपके दुनिया में सबसे अच्छे, गंदम आपकी सबसे अच्छी, आपका शुगर केन सबसे भाई, और आपने लेना क्या है, ठीक, वर्कफोर्स आपकी सबसे अच्छी, आपका यूथ अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में सबसे मेहनती। और इतना मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में खुदा ताला की देन है कि कुछ ना होते हुए ये मुल्क चल रहा है। सरदार साहब, सोल्यूशन क्या? कोई लीडर आके ही हमें इस सब से पुल आउट करेगा? क्या किस तरह से हम इससे बाहर आएंगे? इसमें सोल्यूशन सिर्फ एक है, एंड वेरी सॉरी टू से कि हमारी कोर एस्टेब्लिशमेंट ये डिसाइड कर ले कि मैंने अपनी जैसे जिंदगी गुजार ली, मैंने गुजार ली, मैं अपने बच्चों को एक नया पाकिस्तान देके जाऊंगा। ये अगर डिसाइड हो जाए, किसी तरीके से ये डिसाइड कर लें, यकीन करें जो करवाने वाले हैं उनसे भी राह निकल आएगी, उनसे भी राह निकल आएगी। जो अपने पैटी इश्यूज हैं जो बिल्कुल मैटर नहीं करते कि मेरे पास कितनी गाड़ियां हों, मेरे पास कितना पैसा हो, यकीन करें मैटर नहीं करेगा। आप किसी तरीके से जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, मैं दोबारा कहूंगा जो कोर एस्टेब्लिशमेंट है, जो आपकी डीप स्टेट है, वो किसी तरीके से ये डिसाइड कर ले कि पाकिस्तान को हमने निकालना है। कोई मुश्किल नहीं है,
पाकिस्तान एक वो वाहिद मुल्क है जिसमें खुदा ताला ने हर चीज़ दी हुई है। यकीन करें, सिर्फ लैक ऑफ गवर्नेंस है, हमारे ऊपर कोई लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप बनाई नहीं जाती। लीडर्स बहुत हैं अंदर, बनाए नहीं जाते। ये आपने एग्जाम्पल देख ली इमरान खान, इन्हीं को इनके खिलाफ किया गया था, ये इन्हीं को कहा था कि ये जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये सबसे बड़े चोर हैं, उन्हीं को ला के फिर उसको हटा के उन्हीं को चोर को आपने फिर सरबराह बना दिया। सो ये क्या सिस्टम है, आप कैसे इस सिस्टम को चलाएंगे? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माई पर्सनल रिक्वेस्ट ऑन दिस फोरम इज कि किसी तरीके से कोर एस्टेब्लिशमेंट समझे कि पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तान इज, यकीन करें दुनिया का अहम तरीन मुल्क है। आप समझे, आपको इसी तरीके से वो यहाँ आके नहीं बैठे हुए, आप में कुछ है तो बैठे हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से अफगानिस्तान हॉलीवुड नहीं है कि जो भी सुपर पावर आती है वो अफगानिस्तान को आगे पकड़ लेती है। सरदार आजम साहब का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी हैड अ वेरी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन टुडे। सरदार साहब ने जो पॉइंट्स बताए, अल्लाह करे कि ऐसी कोई लीडरशिप, ऐसे कोई लोग मिल जाएं, एंड दिस इज द सोल्यूशन कि हम अपने मुल्क को ठीक कर सकते हैं। वी वांट जस्ट वन थिंग, दैट इज नेशनलिज्म। अपने मुल्क का सोचें, अपने मुल्क की आने वाली कौम का सोचें, अपने बच्चों का सोचेंगे तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। कल हाजिर होंगे दोबारा एक नई बात के साथ। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।